आज हम इस वीडियो में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को समझेंगे कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म किस प्रकार से होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म जो है दो प्रकार से हो सकता है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए क्या कंडीशन है? जब सभी पार्टनर सहमत हों, जब कि उनमें से एक पार्टनर जो है इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया हो, जब बिजनेस किसी भी कारणवश अनलॉफुल या इलीगल हो गया हो, या किसी प्रकार से गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो किसी जिस आइटम में वो काम कर रहे हैं उस आइटम की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो, या जिस काम के लिए फर्म बनी थी वो वेंचर पूरा हो गया हो, और या फिर जिस टर्म के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए फर्म बनी थी वो टर्म पूरा हो गया हो, या पार्टनर जो है एक नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है जब पार्टनरशिप एट विल हो। अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होगा? जब कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, या इनकैपेसिटेटेड डिक्लेयर हो जाए, या फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो, या कोर्ट को लगता हो कि भाई जो है ये फर्म को डिसॉल्व करना जस्टिफाई है, या जो है जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो गया हो कुछ पार्टनर के द्वारा, तब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। अब बात आती है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व किस कारण से हो सकती है, ये तो हमने समझी। अब इसमें जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और उसके बाद हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, अब ये समझना बाकी है हमें। तो उसमें क्या है कि जितना भी हमारा जो है जो अकाउंट की सेटलमेंट होगी, सबसे पहले तो जो लॉसेस वगैरह हैं और जो डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल होगी वो आउट ऑफ प्रॉफिट जो है होगी, उसके बाद कैपिटल से, और लास्टली जो होगी उसको पार्टनर जो है इंडिविजुअल अपने प्रोपोर्शन से, जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में उसको बांट लेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स किस प्रकार से होगा? जो फर्म के एसेट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो सबसे पहले जो फर्म के डेट्स होंगे, जो थर्ड पार्टीज़ को, उसकी पेमेंट की जाएगी एसेट्स को बेचकर, या उसके बाद जो भी पार्टनर्स के जिस पार्टनर ने लोन दे रखा है उस लोन की पेमेंट होगी, और उसके बाद जो है के पार्टनर का जो रिलेटिवली जो होगा वो कैपिटल अकाउंट की पेमेंट होगी, और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब फर्म की जो डेट्स और प्राइवेट डेट्स हैं उसकी किस प्रकार से पेमेंट होगी? जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले फर्म के जो डेट्स हैं उसमें इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद जो बचेगा वो जो पार्टनर का जो डेट्स होगा उसके लिए जो है वो उसमें इस्तेमाल की जाएगी, और वो जो प्राइवेट डेट जो हम पार्टनर की जो हम इस्तेमाल करेंगे फर्म के एसेट्स को, वो उस रेशो में होगी जिस रेशो में वो सरप्लस को बांटेगा। उसके बाद जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो इस पार्टनर की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी सबसे पहले उसकी प्राइवेट डेट को हम जो है पेमेंट करने में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो बचेगी उसको हम जो है फर्म के जो है लायबिलिटीज़ हैं, फर्म के जो डेट्स हैं उसकी पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तब हो पाता है ऐसा कि जब पार्टनर की जो एसेट्स होती है या कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो तब यूज़ होती है जब फर्म की जो है प्रॉपर्टी इतनी ना हो कि वो फर्म के जो डेट्स को पेमेंट कर सके, तब हम पार्टनर्स की जो है डेट्स को इस्तेमाल किया जाता है और उसके एसेट्स को बेचकर या टेक ओवर करके उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी को पे किया जाता है, फर्म की लायबिलिटी को। पर उसमें से सबसे पहले जो पार्टनर जो उस प्रॉपर्टी में से जो पार्टनर की प्राइवेट डेट्स होंगे वो पहले पेमेंट होगी, उसके बाद जो बचेगा वो फर्म की डेट्स को पेमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा, यहाँ अभी तक तो हमने रिटायरमेंट एडमिशन में और रिटायरमेंट में हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था।
अब यहाँ पर हम रियलाइजेशन बनाएंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन क्यों बनाएंगे? क्योंकि एसेट्स को हम रियलाइज़ करेंगे, यानी कि या तो पार्टनर्स एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे या हम एसेट्स को बेच देंगे, या हम पार्टनर क्रेडिटर को पेमेंट या हम रिकवरी करेंगे। और वो इसलिए हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में जो एंट्रियाँ करेंगे हम इस प्रकार से करेंगे, जितनी भी एसेट्स होंगी बैलेंस शीट में हमारे, वो हम जो रिकॉर्डेड एसेट्स होंगी उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, बुक डेट्स, स्टॉक, गुडविल, लैंड वगैरह, इस प्रकार से एंट्री करेंगे। और जो हमारी जो लायबिलिटीज़ वगैरह होंगी, जो जो हम जो है जो हमें पे करनी है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम जो लायबिलिटीज़ को जो भी होंगे हमारी लायबिलिटीज़ को डेबिट कर लेंगे, और उसके बाद जो है और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे इस प्रकार से। और कुछ और भी जो एसेट्स होंगी जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, वो सब जो है हमें रियलाइजेशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो उससे पैसा जो भी आएगा, जो भी उसका फ़ंड होगा ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, तो इन दोनों अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जो डेटर्स वगैरह हैं, रियलाइजेशन टू डेटर्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डेटर्स अकाउंट होगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल जो भी डेट होंगे अगर बनाया हुआ होगा तो वो डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी जितनी भी एसेट्स होंगी, जो भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो भी आइटम आ रही होंगी, हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट्स हों। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो गया। इस प्रकार से जो भी वो होगा वो हम यहाँ पर जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कोई भी जो गुडविल वगैरह है, जिस प्रकार जो हमारी जो फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, जो वो जो हैं हम जो है वो उसको हम उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और वो जो है हम सीधा उसका जो है कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, ये जितने भी होंगे ये हम डायरेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अभी मैंने पहले बताया था कि हम सन्ड्री क्रेडिटर को किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे, मैं इसको अभी यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ। तक उसको सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये यहाँ पर ये एंट्रियाँ हो जाएंगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं या अनरिकॉर्डेड जो भी लायबिलिटीज़ होगी उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा कर जो है एसेट्स की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन अभी भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती है। तब इस केस में हम ना तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ना ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे जो भी हमें मान लीजिए बेचने से या जो भी आएगा पैसा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो भी हम उसकी पेमेंट करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसकी एंट्री को थोड़ा सा समझते हैं किस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अकाउंट वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, हम उसकी एंट्रियाँ करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हम अगर मान लीजिए किसी एसेट्स को पार्टनर ले जाता है कि भाई मैं इस एसेट्स को मैं लेने को तैयार हूँ, तो हम जो है उसको जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर जो भी कोई भी जो है एसेट को हम डायरेक्ट हम क्रेडिटर को दे देते हैं कोई पेमेंट के अगेंस्ट, तो उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कोई भी एसेट्स होगी, मान लीजिए हमारी एसेट्स आ रही है बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉपर्टी आ रही है 5 लाख की और हमने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है 6 लाख की, तो हम जो है उसकी एंट्रियाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, और जो भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी लॉस होगा वो वहाँ पर अपने आप अपीयर हो जाएगा उसको कि वो कितने में जो है इसको लेगा। वो हमारी एसेट जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी जो भी हम ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिटर को
और उसके ड्यूज़ के लिए कोई एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब हम सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के लिए, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के लिए पेमेंट करेंगे, हम लाइसेंस टू बैंक करेंगे। और अगर मान लीजिए पार्टनर जो है कोई लायबिलिटी को लेने को तैयार हो जाता है तो हम लाइसेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा लाइसेंस अकाउंट बन जाएगा और जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कई बार क्वेश्चन में ना हम एसेट्स की जो वैल्यू है उसको कितने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उस पर कितना उसका रिलाइजेशन हो रहा है, अगर वो वैल्यू वहाँ पर नहीं दी हुई है तो हम इसको मान के चलेंगे उसकी जो है बुक वैल्यू के ऊपर उसको हमें वो रिलाइज़ हो रहा है। और मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे गुडविल वगैरह है, उसके बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ तो हम अगर कितना अमाउंट मिला कितना अमाउंट नहीं मिला तो हम ये मान के चलेंगे इसमें कुछ नहीं मिला हमें। और इसी प्रकार से हम कोई लायबिलिटी को सेटल कर रहे हैं और उसकी अमाउंट जो है कुछ नहीं बताई गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पूरी बुक वैल्यू के ऊपर उसकी हमने लायबिलिटी को पे किया है। ये मैंने पहले बता दिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू सेटल दी लायबिलिटी, अगर कुछ हमने जो है क्रेडिटर को डायरेक्ट एसेट्स को ट्रांसफ़र करी है तो हम उसकी एंट्रियाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंट ट्रांसफ़र लाइजेशन में दोनों अकाउंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो वहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई रिलाइजेशन के खर्चे हुए हैं तो वो किस प्रकार से हम उसकी एंट्री करेंगे। यदि वो खर्चे फर्म ने पे किए हैं और फर्म बॉन्ड भी जो है यानी कि फर्म ही उसको भुगतेगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अगर खर्चे जो है पार्टनर ने पे किए हैं और उसको फर्म जो है पेमेंट करेगी या उसको बियर करेगी तो हम उसकी एंट्री करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो खर्चे जो है फर्म ने जो है पे किए हैं और वो जो है पार्टनर बियर करेगा तो उसकी हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इस पर ये एंट्री करेंगे। अगर कोई खर्चा हमारा पार्टनर पे करता है और पार्टनर ही इसको बियर करेगा तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे बुक्स अकाउंट्स में। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और या करंट अकाउंट टू लाइसेंस अकाउंट। अब जो पार्टनर जो लोन अकाउंट होगा उसकी हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री कर देंगे। उसको हम जो पार्टनर लोन अकाउंट होगा उसको हम लाइसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसकी जो है हम एंट्री कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर हमने कोई लोन पार्टनर्स के रिलेटिव से लिया हुआ है तो हम उसे उसकी पहली जो है लायबिलिटी उसकी पहले उसकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है कोई पार्टनर का लोन होगा तो उसके बाद उसको हम पेमेंट करेंगे। और अगर हमने कोई पार्टनर का जो लोन है उसका पेमेंट पार्टनर को कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस बचा हो उसको पे करने से पहले हम पार्टनर्स के लोन की रीपेमेंट करेंगे। यहाँ पर अब दो बात समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स के किसी रिलेटिव का लोन आया हुआ है फर्म के अंदर तो हम उसके पार्टनर के लोन को पेमेंट करने से पहले हम उस रिलेटिव को पेमेंट करेंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है और उसकी पेमेंट हम पहले लोन को पेमेंट करने से पहले उस लायबिलिटी को जो रिलेटिव का जो लोन है उसकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर लोन की अकाउंट की पेमेंट करेंगे। और इसी प्रकार से यदि पार्टनर कैपिटल लोन चल रहा है और कैपिटल अकाउंट आ रहे हैं पार्टनर्स के तो हम पहले पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें से हम पार्टनर्स को पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पेमेंट होगी। अगर पार्टनर कोई एसेट्स को ले जाता है या लायबिलिटी को ले जाता है वो एंट्री मैंने पहले समझा चुका हूँ, उसके बाद मैं अभी यहाँ पर दोबारा समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स जो है कैपिटल एसेट्स को ले जाता है तो उसकी किस प्रकार से एंट्री होगी। उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। अगर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने करंट अकाउंट मेंटेन कर रखा हो यानी हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो जो भी करंट अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आ रही होगी वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर वो डेबिट बैलेंस है और या फिर क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पार्टनर करंट अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है तो उसका जो है
पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। और जो भी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रिज़र्व वगैरह है वो हम उसको उसकी एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी प्रकार से जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगी। और जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा, या अगर मान लीजिए पार्टनर को लाना है तो वो ले आएगा और उसको पार्टनर को देना है तो हम पार्टनर को दे देंगे। अगर लाना है तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमने उसको पेमेंट करनी है तो हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इसी प्रकार से ये बैंक और कैश भी मेंटेन हो जाएगा हमारा। अभी जो हमने एंट्रियाँ समझी हैं, हम उसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार से अब एंट्रियाँ होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये क्वेश्चन है जिसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से हमने रिलाइज़ किए 25,000 रुपये, स्टॉक जो है 20,000 रुपये का है, और क्रेडिटर जो है 30,000 रुपये के हैं। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार से एंट्रियाँ होगी। तो जो हमने जो डिसोल्यूशन के जो खर्चे पे किए हैं 5,000 रुपये, उसकी एंट्री हो जाएगी लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये। हमने जो स्टॉक जो है ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं इसमें रिलाइजेशन अकाउंट में, उसे हमें जो है वो टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। और एक एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट जो है रिलाइज हुई 25,000 रुपये, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 25,000 रुपये। जो स्टॉक को जो ए ले गया है उसकी एंट्री कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। और जो लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन वर पेड रुपीज़ 30,000, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़ से पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन जो भी 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर ए और बी में 3:1 में बांटेंगे, तो उसको हम एंट्री कर देंगे ए रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये, और 30,000 रुपये हम दे देंगे ए को और बी को दे देंगे 10,000 रुपये। और उसके बाद बी जो है बियर करेगा रिलाइजेशन अकाउंट फॉर विच ही विल गेट 1,900 रुपये, दी एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय 1,500 रुपये। तो हम जो है उसको जो है डेबिट उसको रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट कर देंगे 1,900 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें 3,000 रुपये दिए हुए हैं। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये हैं। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस, और वाई वन ऑफ द पार्टनर टुक ओवर ए मशीन फॉर रुपीज़ 20,000। जेड वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 30,000 फॉर रुपीज़ 20,000 रुपये। A one of the partner has given loan to the firm 10,000. It was paid back to him at the time of dissolution. Profit and loss balance 50,000 appeared in the asset side of the बैलेंस शीट। तो हम जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि पे किए 3,000 रुपये की, उसकी एंट्री करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000 रुपये हो जाएगी। और जो पार्टनर ने जो एक्सपेंसिव बियर करें उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। और वाई जो वन ऑफ द पार्टनर है उसने जो मशीन ले ली 20,000 रुपये की, तो हम उसको एंट्री करेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपये से। और जेड ने जो है क्रेडिटर लिए हैं 30,000 के, लेकिन हम उसको पेमेंट करेंगे 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये से रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और जो है ए का जो लोन है वो हम इसकी पेमेंट कर देंगे ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये से। और जो प्रॉफिट आया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बैलेंस शीट में अपीयर होता है डेबिट एसेट साइड में, उसकी हम एंट्री कर देंगे XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उनकी इक्वल रेशो में वो प्रॉफिट जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हमें एसेट जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में दी हुई है 8 लाख की, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, सन्डी डेटर्स 1 लाख के, स्टॉक जो है 1.5 लाख का, कैश एट बैंक 3 लाख रुपए का। और ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया सबका। और सन्ड्री क्रेडिटर
2 लाख के हो गए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख रुपये के हो गए। तो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो है इसमें आगे नीचे दिया हुआ है कि दी फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन एक्स जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करेगा 1,90,000 के ऊपर। और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से हमें 9 लाख रुपये मिले और बुक डेट से हमें 90,000 मिले, स्टॉक से हमें 1,40,000 रुपये मिले। और दी क्रेडिटर वाज पेड एट डिस्काउंट और 5% डिस्काउंट पर हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी। और एक्सपेंसेस ऑफ दी जो रिलाइजेशन है वो 20,000 रुपये के हुए। तो अब हम उसकी एंट्री समझेंगे। सबसे पहले ये जो एसेट्स है जो बैलेंस शीट में कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और जो एसेट्स हैं हमारी वो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई और सन्डी डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू दी हुई है। इस प्रकार से हम ये एंट्री कर देंगे। उसी प्रकार से सन्डी क्रेडिटर जो हमें 2 लाख के दिए हुए हैं उसको हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसकी एंट्री करेंगे सन्डी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 2 लाख रुपये। और हमने एसेट ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर, स्टॉक, ये हो जाएगी। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। अब जो हमें पेमेंट मिली है वो इस प्रकार से मिली है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिलाइजेशन अकाउंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से हमें 9 लाख रुपये मिले और बुक डेट से 90,000 रुपये, स्टॉक से हमें 1,40,000 रुपये, तो टोटल हो गई 11,30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा 11,30,000 रुपये से इसकी एंट्री हो जाएगी। इसी और जो है जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है एक्स ले गया है 1,90,000 के ऊपर, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिलाइजेशन अकाउंट 1,90,000 रुपये। उसके बाद जो रिलाइजेशन के खर्चे हुए हैं 20,000 रुपये, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी एंट्री। और उसके बाद जो है हमने जो हम लाइबिलिटी को पे करेंगे 5% डिस्काउंट के ऊपर, तो 2 लाख के सन्डी क्रेडिटर की पेमेंट हम 5% डिस्काउंट निकालेंगे 10,000 रुपये, तो हम इसको पेमेंट कर देंगे 1,90,000 की, तो वो पेमेंट हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,90,000। तो अब जो है जो प्रॉफिट आएगा रिलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट रिलाइजेशन के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो हम एक्स कैपिटल तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड टू वाई टू जेड, और वो इक्वल रेशो में बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस शीट में जो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख रुपये, वो भी इक्वल रेशो में तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। उसके बाद जो कैपिटल जो हमारे पास जो कितनी पेमेंट करनी है वो उसको हम अब देखते हैं कितनी पेमेंट किस प्रकार से होगी। हमने रिलाइजेशन अकाउंट को देखेंगे यहाँ पर कि कैसे रिलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसको सन्डी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जहाँ पर क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक आया, बैंक से पैसे आए 11,30,000 रुपये, एक्स ले गया और बाकी जो प्रॉफिट आया वो 60,000 रुपये का आया। अब हमने जो देखा बैंक अकाउंट को देखेंगे हम। बैंक अकाउंट में हम 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 11,30,000 की रिलाइजेशन हुआ और जो पेमेंट हुई इस प्रकार से हुई। अब जो पार्टनर को जो पैसा बचेगा वो हम पार्टनर को फाइनल पेमेंट कर देंगे और फाइनल पेमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट नील हो जाएगा। इसका कैपिटल अकाउंट इस प्रकार से है। ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफ़र किया, रिलाइजेशन का जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया और जो एसेट्स जो एक्स ले गया था उसको डेबिट किया और जो बाकी बचा हमने पेमेंट यहाँ पर उसको कर दी। तो इस प्रकार से ये पेमेंट हो जाएगी और हमारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम गुडविल को समझेंगे कि गुडविल को जो है अगर वो गुडविल की क्या एंट्री करेंगे, अगर वो गुडविल अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है और या फिर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है। तो हम जब ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल को, अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो हम करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इस प्रकार अगर उसकी कोई पेमेंट आती है हमारे पास, हम रिलाइज करते हैं तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। और अगर हमें गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है और हमें कोई पेमेंट मिलती है तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश। हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स मानकर उसकी ये चलेंगे कि वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और जो रिलाइजेशन होगा वो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स को एग्री करता है कि मैं गुडविल को मैं ले जाऊँगा, अगर हमने तो जो गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में तब उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट होगी। अगर मान लीजिए गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है, उसको जो है पार्टनर्स जो है लेकर जा रहा है, तब भी उसकी एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह हो जाएगी
और उसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायंस अकाउंट। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है और रिजर्व वगैरह और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एसेट दी हुई है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजंस, और इस प्रकार से यहाँ पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन अकाउंट, मिसेस ए लोन अकाउंट, मिसेस बी लोन अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पार्टनर्स, ये प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पर। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि दी फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2002, और जो है हमने जो है जो ए लोन है वो ए जो है ए लोन को मिसेस ए लोन को पेमेंट करेगा, और जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो 4000 रुपये में वो ले जाएगा। और जो बी जो है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट मिलेगा। डेटर जो रिलाइज होंगे 19,000 के होंगे, पेमेंट हमें वहाँ से मिलेगी। और क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑन 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर, बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 दिसंबर एट 6% डिस्काउंट पर हम उसको पेमेंट कर पर एनम के हिसाब से हम उसकी पेमेंट कर देंगे। प्लांट रिलाइज 25,000 रुपये, बिल्डिंग रिलाइज 40,000 रुपये, गुडविल से हमें 6,000 रुपये मिले, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500 रुपये। देयर वॉज एन ओल्ड typewriter in the firm which had been completely from the books. It is now estimated to rise rupees 300. It was taken by B at this estimated price. रिलाइजेशन एक्सपेंसिव हुए 1,000 रुपये के। अब इसको क्वेश्चन को समझेंगे। हमने यहाँ पर जितनी भी हमारी एसेट्स थी वो हमारी इन्वेस्टमेंट, गुडविल और ये सब यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, और हमने यहाँ पर लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी। क्रेडिटर, बेस पेबल, मिसेस ए लोन अकाउंट, मिसेस बी लोन अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इस प्रकार से। और जो है एज गैप वो स्टॉक को लेके जा रहा है, ए लेके जा रहा है 4,000 रुपये में, बी जो है इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है 4,500 रुपये में, और हमें बैंक जो डेटर से 19,000 रुपये मिल रहे हैं, प्लांट से 25,000 रुपये, बिल्डिंग से 40,000 रुपये, 6,000 रुपये हमें गुडविल से मिलेंगे, और हमें इन्वेस्टमेंट से 4,500 रुपये मिल जाएंगे। इस प्रकार से बैंक से हमें जो रिलाइजेशन हुआ 94,500 रुपये का। और जो है बी जो है टाइपराइटर को ले जाएगा जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के रूप में, वो 300 रुपये में ले जाएगा। तो हम बाई 20 कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लाइसेंस अकाउंट, और तो जो है लाइसेंस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी बाई 20 कैपिटल अकाउंट करके 300 रुपये से। उसके बाद जो है ए जो है ए का लोन, मिसेज ए का जो लोन टेक ओवर कर लेगा 5,000 रुपये से। हम जो है लायबिलिटी को जो पे कर देंगे 30,000 रुपये, माने जो 6% पर एनम के हिसाब से जो उसका डिस्काउंट है। और अभी हम उसको समझेंगे कि डिस्काउंट हमने कैसे निकाला। बिल्स पेबल 8,000 माइनस 40 रुपये, इतनी पेमेंट हो जाएगी। एक्सपेंसिव जो हमारे जो लाइसेंस एक्सपेंसिव दिए हुए हैं 1,000 रुपये के, उसकी पेमेंट हो जाएगी। और बी का जो लोन है हम उसकी 10,000 रुपये की पेमेंट कर देंगे, और जो प्रॉफिट आएगा वो हम इक्वल बांट देंगे। अब हम आते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कैसे निकाला। हमने 30,000 के ऊपर 6% था, वो एक महीने का था, तो उसको हमने 1/12 से डिवाइड कर दिया, और जो है इसका इंटरेस्ट हमारा जो डिस्काउंट आ गया 150 रुपये का। बेस पेपर के ऊपर 8,000 इंटू 6% इंटू 1/12, वो हमारा 40 रुपये आ गया। क्योंकि वो जो एवरेज बेसिस के ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं 1 मंथ ऑन एन, हम जो ड्यू होते हैं वो हमारे जो हैं ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर। तो हमने उसकी जो पेमेंट करी इमीडिएटली पेमेंट करी है, तो उसकी पेमेंट हमने करी है 6% डिस्काउंट से। तो ये इस प्रकार से इसकी हमने डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो हमने निकाली है। क्रेडिटर के ऊपर 30,000 इंटू 6% रेट से पर एनम के हिसाब से, और उसको हमने 1 मंथ का है तो हमने 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 150 रुपये आ जाएगा। ऐसे बिल्स पेबल में वो 8,000 इंटू 6% और 1 मंथ से 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, वो 40 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो रिलाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा, या प्रॉफिट या लॉस। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो हम उसको जनरल रिजर्व को अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, और रिलाइजेशन जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा होगा वो उसको यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो हम उसका अकाउंट जो है बैंक से इसकी फाइनल पेमेंट कर देंगे जो होगा। और इसकी अब हम कैश और बैंक अकाउंट को भी देखेंगे। कैश और बैंक अकाउंट में जो है लाइसेंस एसेट्स रिलाइज हुई
94,500 की, हमने लाइसेंस का जो लाइब्रेरी पे करी 48,810 की पेमेंट करी है। 810 की कैसे पेमेंट करी है वो हम इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो है बैंक से जो है क्रेडिटर की पेमेंट करी, पेबल पे किए, एक्सपेंस किए, बी इसका बी मिसेज बी लोन अकाउंट पे किया, तो वो 48,810 रुपये हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो है ये अमाउंट आ गई 48,810 की पेमेंट की, और बाकी जो बचेगा वो कैश वो ए और बी में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि फर्म ने जो है अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई होती, तो हमें ये नहीं पता लग पाता कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी एसेट्स हैं और उसकी जो है हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। तो जब तक उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। उस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है सन्ड्री एसेट्स के रूप में, वो हम उसको एसेट्स मान के चलते हैं कि भाई हमारी इतनी एसेट्स है। पहले तो हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर की अमाउंट और लोन वगैरह हैं, ये सब उसको हम लोन को एसेट लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे और क्रेडिटर को लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। अगर कैश और बैंक का बैलेंस हमें पता है तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे, अगर नहीं पता है तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो सन्ड्री एसेट्स के रूप में आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। और इसी प्रकार से फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम जब हमारे पास एसेट्स आ गई तो बाकी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि मान लीजिए हमारे जो है कैपिटल 90,000 की है, मोहन की, राम और मोहन की जो कैपिटल अकाउंट है 90,000 और 60,000 रुपये, और सोहन ने जो है लोन 15,000 का जो है उसमें जो है अपना उसका लोन हमने फर्म ने सोहन को लोन दे रखा है 15,000 रुपये का, और क्रेडिटर 60,000 रुपये के हैं। तो हम जो है अब हम यहाँ से सन्ड्री एसेट्स निकालेंगे। देखिए क्रेडिटर 60,000 रुपये के लोन कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, और सोहन कैपिटल अकाउंट आ गया 15,000 रुपये का, जो हमने जो है यानी कि उसका बैलेंस जो है नेगेटिव है, यानी कि वो उसने ज़्यादा विड्रॉल कर लिया फर्म से, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में अपीयर हो रहा है उसका। तो अब जो है यहाँ पर हम जो है बाकी जो एसेट्स बचेगी वो बैलेंसिंग फिगर करके 1,95,000 आ जाएगी। 1,95,000 हम उस एसेट्स को लाइसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सन्ड्री एसेट्स करके, और क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर देंगे 60,000 रुपये। जो बैंक को जो एसेट्स से लाइज हुआ है, हमें 1.5 लाख रुपये लाइज हो रहा है, वो हमें लाइसेंस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर की 60,000 रुपये, तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर जो हमें लॉस हुआ है वो पार्टनर के तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे हम। अब उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर जो लॉस आया वो बढ़िया, जो जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी उसको हम पेमेंट कर देंगे, और जिसकी कैपिटल कम होगी उसे वो अपने हिस्से का पैसा लेकर आ जाएगा। और ये बैंक अकाउंट इस प्रकार से बनेगा। लाइसेंस से पैसे जो हमने पेमेंट की जो आया, और जो हमें सोहन से मिला 24,000 रुपये, और एसेट से लाइस करने पर 1.5 लाख रुपये मिला, और हमने राम और मोहन को जो पेमेंट करी 67,500 की और 46,500 की, वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। और इस प्रकार से ये बैंक अकाउंट मैच हो गया, और यहाँ पर एसेट ये हमारी सारा अकाउंट सेटल हो गए। ये इस प्रकार से ये अकाउंट बन जाएंगे। जहाँ पर कि हमें एसेट्स की वैल्यू नहीं दी हो तो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसकी वैल्यू सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है कि जब हमने फर्म तो डिसॉल्व कर दी, लेकिन वो एक पार्टनर कहता है कि मैं इस सारी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को यानी फर्म को टेक ओवर करने को तैयार हूँ। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो सारी एसेट्स माइनस जो लाइबिलिटीज़ होंगी उस रेट पर, या कोई एक पर्टिकुलर रेट वैल्यू जो डिसाइड होती है उस वैल्यूज़ के ऊपर वो एसेट्स सारे बिजनेस को ले लेगा, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपये की, पेटेंट 5,000 रुपये का, स्टॉक 15,000 रुपये का, सन्ड्री डेटर 16,000 रुपये के, प्रोविज़न जो है 1,000 रुपये का है, जो नेट हो गए 15,000 रुपये, बैंक बैलेंस
7,000 रुपये का लीज होल्ड प्रीमिसेस 9,000 रुपये की है। और सनडे क्रेडिटर जो है 11,000 रुपये के। मिसेस कॉलरा लोन जो है 6,000 रुपये का। जनरल रिजर्व 4,000 रुपये के। कैपिटल अकाउंट सोनी कमलेश रमेश और सोनी रमेश कॉलरा 30,000, 25,000, 15,000, 70,000 रुपये का ये टोटल लोन हो गया। अब जो है फर्म को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें सोनी कह रहा है कि भाई हम मैं पूरा बिज़नेस को मैं ले लेता हूँ एक्सेप्ट कैश। तो वो इस वैल्यूशन पर वो एसेट्स को लेगा। प्लांट एंड मशीनरी को 35,000 पर लेगा, और स्टॉक को लेगा 8,000 के ऊपर, सन्डी डेटर्स को लेगा 14,000 के ऊपर, और क्रेडिटर की जो पेमेंट करेगा नेट वो करेगा 14,500 की पेमेंट करेगा। सन्डी डेटर्स की जो है नेट जो वो लेगा वैल्यू, स्टॉक को लेगा 14,000 रुपये में, सन्डी डेटर्स को लेगा 14,500 में, और लीज होल्ड प्रीमिसेस को लेगा 20,000 रुपये में, और गुडविल के वो जो है हमें 10,000 रुपये देगा। और जो क्रेडिटर और जो होगा वो इस प्रकार से होगा। मिसेस कॉलरा लोन वाज टू बी रिपेड एंड द क्रेडिटर वर प्रूव्ड एट, यानी कि क्रेडिटर की जो प्रूव्ड एट का मतलब यहाँ पर क्रेडिटर जो है 10,500 में उसकी पेमेंट करेंगे, और वो टेकन ओवर बाय सोनी, वो उसको सोनी ले लेगा जो लाइबिलिटी है, और वो एक्सपेंसिव जो आएंगे 100 रुपये के आएंगे। अब हम इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से करेंगे? पहले तो हम लाइसेंस अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारी एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि हमारा जो प्लांट में 40,000 रुपये की है, पेटेंट 5,000 रुपये का है, और उसमें जो है हमारी स्टॉक 15,000 रुपये का है, और सन्डी डेटर्स हमारे 16,000 रुपये के हैं। लीज होल्ड प्रीमिसेस 9,000 रुपये की है। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 85,000 रुपये की। अब यहाँ पर जो हमें सन्डी क्रेडिटर हमारे 11,000 रुपये के हैं। कॉलरा जो लोन है 6,000 रुपये का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,000 रुपये का। तो हमारा जो क्रेडिट रिलाइजेशन में जो हम इसको क्रेडिट साइड में जो आएगा वो इतनी अमाउंट आएगी 18,000 रुपये। अब जो सोनी जो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और वो इस प्रकार से एसेट्स को लेकर जा रहा है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपये में, पेटेंट 8,000 रुपये में, स्टॉक को 14,000 रुपये में, सन्डी डेटर्स को वो 14,500 में लेगा, और लीज होल्ड प्रीमिसेस जो है वो 20,000 की, गुडविल जो है 10,000 रुपये की, और जो क्रेडिटर होंगे माइनस 10,500, क्योंकि उसकी जो है उसको प्रूव डेट वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रूव डेट इतना 10,500, यानी कि उसकी वैल्यू वो 10,500 हो जाएगी। इतनी पेमेंट करेगा, बाकी रह गए 91,000। 91,000 जो है ये जो है सोनी के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे, और लाइसेंस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और हमने जो 100 रुपये लाइसेंस एक्सपेंस किए हैं वो लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है जो मिसेस वो कॉलरा का जो लोन है उसकी हम पेमेंट कर देंगे 6,000 रुपये की। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपये का। और जो इसके ऊपर जो प्रॉफिट आया है वो हम 17,900 रुपये का वो हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे। 17,900, और इसको डिवाइड 7160 सोनी को, रमेश को 7160, और टू कॉलरा कैपिटल अकाउंट जो है 3580। अब जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है 4,000 रुपये का, वो हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे। सोनी, रमेश और कॉलरा। सोनी को 1600 रुपये, रमेश को 1600 रुपये, और कॉलरा को 800 रुपये। अब सोनी जो है बैंक के रूप में जो उसकी जो कैपिटल कम है, जितना उसने टेक ओवर किया है उतना पैसा लेकर आ जाएगा 52,240 रुपये, 52,240 रुपये। और हम जो है रमेश और कॉलरा को पेमेंट कर देंगे जो उनका कैपिटल अकाउंट अपीयर बैलेंस शीट में जिसका बैलेंस आ रहा है उस हिसाब से, जो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लाइजेशन, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट आएगा उसकी पेमेंट कर देंगे। और वो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉलरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रमेश को 33,760 की, 19,380 की कॉलरा को, और टोटल पेमेंट हो जाएगी 53,140 रुपये की। इस प्रकार से ये एंट्री हो जाएगी जब कोई बिज़नेस को किसी पार्टनर द्वारा टेक ओवर किया जाए। ये इस प्रकार से ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है मैं बहुत तेज़ी से समझा गया हूँ, पर मेरा मकसद ये है कि बच्चों को थोड़े टाइम में सारी चीज़ें समझने को मिल जाएं। अगर बच्चों को लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से समझा दिया है, और वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा धीरे समझाऊं या किसी और वीडियो में और क्वेश्चन ले लूं, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार से जैसे जैसे कमेंट आएंगे मैं उनकी उसी हिसाब से मैं वीडियो डाल दूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि बच्चे जो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते या जो
ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पर कि उनको कोचिंग अवेलेबल नहीं है, वो बच्चे इस वीडियो को देखकर समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही।